बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनख़ला और उसकी हकीकत। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सितंबर की 11 तारीख को अमेरिका के अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए हुए तकरीबन 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इन 20 सालों के दौरान हम ये देख सकते हैं कि तकरीबन 1,10,000 जो अफ़गान सिविलियंस हैं उनकी हलाकतें हो चुकी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अमेरिका की तरफ से ये जो अफ़गान जंग है इस पे 2 खरब डॉलर यानी $2 ट्रिलियन का अभी तक खर्चा हो चुका है। और अ, अमेरिका के ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन उसके 2300 जो फ़ौजी हैं वो यानी हलाक हो चुके हैं। अम, जो बाइडेन जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो ये कहता है कि ये कभी भी मल्टी जनरेशन वॉर नहीं होनी चाहिए थी। यानी उनके मुताबिक ये एक ऐसी जंग होनी चाहिए थी जो कि सिर्फ एक अमरीकी सदर का जो दौर है उसके अंदर शॉक एंड ऑ की पॉलिसी के तहत अ, अमेरिका फ़ौरन दाखिल हो किसी मुल्क के अंदर, उधर अपनी पसंद की हुकूमत को इंस्टॉल करे और उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो उस हुकूमत के हवाले करके उस ख़ित्ते के जो स्ट्रेटिजिक मामलात हैं उनको बस हैंडल करना शुरू करे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटिजिक जो विज़न था अमेरिका का अफ़गानिस्तान के लिए, वो अब किस चौराहे पर खड़ा है। यानी अफ़गानिस्तान एक तबाह हाल मुल्क बन चुका है। जो अफ़गान हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी अमरीकी इमदाद और जो साजो सामान अमेरिका की तरफ से आता है उस पर ही ज़िंदा है। अम, जो तालिबान जो जो अमरीकियों के मुताबिक ही सो कॉल्ड रैग टैग बैंड ऑफ मिलिटेंट्स हैं, वो इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के 70% हिस्से पर उनका कंट्रोल है। जबकि जो अफ़गान नेशनल फोर्सेस हैं और जो अफ़गान पुलिस है वो बदउनवानी की उन्होंने एक मिसालें कायम की हुई हैं। और गोस्ट एम्प्लॉयज़ और डिज़र्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि कहा यह जाता है कि हर साल अफ़गान नेशनल आर्मी और अफ़गान पुलिस में हिस्सा लेने वाले लोगों की तादाद कम होती है और शामिल होने वाले लोगों की तादाद कम होती है, जबकि उसमें से निकलने वाले लोगों की और मारे जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये क्या वजह है कि 20 साल गुजर गुजरने के बावजूद अमेरिका फिर भी इतना रिलक्टेंट नज़र आता है हमें अफ़गानिस्तान से निकलने में। अम, इस खित्ते में ऐसी क्या ख़ास बात है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ ना सिर्फ ये कि खिंची हुई चली आती हैं और फिर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो इस इलाके से निकलने पर मजबूर भी होती हैं। जैसे कि अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन और उससे पहले ताज बरतानिया। तो ये जो हालिया जो जंग है, जो 20 साल अमेरिका जो लड़ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये कहने को तो अमेरिका की सबसे लंबी जंग है। यानी अमेरिका इससे ज़्यादा लंबी जंग अमेरिका ने नहीं लड़ी। और कुछ ऐसे फ़ौजी इस वक्त अमेरिका के डिप्लॉयड हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि जब ये सितंबर 11 यानी 9/11 का जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुए थे। अम, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो ये जो जंग है यानी अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी है वो तो तकरीबन 40 साल से जारी है, जिसमें
सोवियत यूनियन का दाखिला और उसके बाद उसका इनखला, और उसके बाद फिर 9/11 के हमले, और उनके उसके बाद जो है वो अमेरिका का इस खित्ते के अंदर दाखिल होना। तो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अफ़गानिस्तान के लिए थे क्या? अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो अमेरिका एक नेचुरल पावर नहीं है इस खित्ते के लिए। अमेरिका एक नज़रियाती रियासत है जो कि चाहती है कि उसका जो निज़ाम है वो सारी दुनिया के ऊपर मौजूद हो, और उसका गलबा, उसके नज़रियात का गलबा, उसकी वैल्यूज सारी दुनिया में हो। तो अब ये सब कुछ उसको 7 समुंदर पार अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से बैठकर मैनेज करना पड़ता है। तो उसके पास जो पावर को प्रोजेक्ट करने का जो तरीकाकार है वो, या तो वो अलाइंसेस हैं जो कि वो बकिया ममालिक के साथ बनाता है, या वो ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है जो कि जिसमें सियासी तौर पर यूनाइटेड नेशंस आती है, माली तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आते हैं और उनके ज़ेली इदारे, और साथ साथ उसका जो ग्लोबल रिज़र्व करेंसी का जो डॉलर है, इन इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर अमेरिका जो है वो सारी दुनिया के अंदर एक डोमिनेंस, गलबा, यानी उसके गलबे का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो अब अगर अमेरिका दुनिया पर अपना गलबा बरकरार रखना चाहता है तो स्पेसिफिकली मुस्लिम इलाकों के अंदर उसको अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुस्लिम इलाकों के अंदर अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं रखेगा तो उसकी वजह से कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि मुसलमानों को यकजा करने की सलाहियत रखे, या ये कि उस यानी उसमें से जो माजी की जो साम्राज्य जो ताकतें हैं उनको निकालने की सलाहियत रखे, तो ये अमेरिका समेत बकिया मगरबी ताकतों के लिए किसी भी सूरत कबूल नहीं है। अब अफ़गानिस्तान एक बड़ा स्पेशल इलाका है, यानी ये इर्द गिर्द के इलाकों के मुकाबले में काफ़ी एलिवेटेड इलाका है। एक ऐसा इलाका कि जहाँ पे आप बैठ कर दुनिया की 4 जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उन पर नज़र रख सकते हैं, जिनमें प्राइमरीली रशिया और चाइना, और सेकेंडरीली इंडिया और पाकिस्तान। तो अब अमेरिका, चाइना और रशिया के जो मामलात हैं, और इस पूरे मामले में, इस पूरे इलाके के अंदर जो चाहे जितनी भी माली और तजारती जो डील्स हों, और जो जो भी यहाँ पे स्ट्रेटिजिक मामलात हों, उनको अमेरिका इस खित्ते में बैठकर इन्फ्लुएंस कर सकता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चाहे अमेरिका ने जितनी भी मार खाई, जितने उसके फौजी मरे, जितने उसको नाकामियों का सामना करना पड़ा, वो अफ़गानिस्तान से निकलने में बहुत हद तक रिलक्टेंट था। क्योंकि बहरहाल अमेरिका है तो एक नज़रियाती रियासत ना, लेकिन एक नज़रियाती रियासत भी अपने स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स को बहरहाल मॉडिफाई कर सकती है एज लॉन्ग एज के उसका जो ओवरऑल स्ट्रेटिजिक विजन है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहा हो। तो अब अमेरिका ने, हालांकि ये 2010 की दिहाई के अंदर ये इस चीज़ को जान लिया था कि अफ़गान जंग को उसके लिए इसी सूरत के अंदर, जिस सूरत के अंदर अभी वो चल रही है जंग, उसको कंटिन्यू करना, उसका तसलसल बरकरार रखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर देखें तो एक स्टेलमेट की सिचुएशन है। तालिबान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने यानी टेरिटरी गेन कर रहे हैं, और जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता टेरिटरी लूज़ कर रही है, उनके उनके फ़ौजी मारे जा रहे हैं, और अमेरिका सिर्फ ट्रेनिंग और एडवाइजरी रोल तक जो है वो महदूद होके रह गया है। तो अगर इसके बरक्स जब 2001 के अंदर हमें बताया ये जाता था कि अमेरिका तो ऐसी
ज़बरदस्त ताकत है, वो ऐसी ताकत है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अगर हम उसको अपने अड्डे नहीं देते, अगर हम उसका साथ नहीं देते, उसकी नेटो की जो सप्लाई लाइन है उसको रास्ता फराहम नहीं करते, तो फिर हमारे साथ क्या क्या नहीं करेगा अमेरिका। क्या वो हमें तबाह नहीं करके रख देगा? क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर, जबकि वो अपनी पूरी अस्करी कुव्वत के साथ दाखिल हो किसी खित्ते के अंदर, तो उस खित्ते की कोई भी इर्द गिर्द की मुस्लिम हुकूमत, जैसे पाकिस्तान की जैसे हुकूमत है, क्या वो अमेरिका का सामना करने की ताकत रखती है? जबकि अब हम ये देखते हैं कि 20 साल के बाद जो तालिबान, जो जिन्होंने फ़ौरन ख़त्म होके मिट जाना था, उन्होंने जब ये इरादा किया कि उन्होंने अमेरिका का मुकाबला करना है, किसी भी सूरत में करना है, तो आज वही रैग टैग बैंड ऑफ मिलिटेंट्स जो हैं, वो उन्होंने मजबूर किया है अमेरिका को कि अमेरिका इस खित्ते से निकलने की बात करे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ये जो स्टेटमेंट्स हैं और उसके मुताबिक हमें नज़र आता है कि अमेरिका इस खित्ते से निकलने की जो बात कर रहा है और अपनी अफवाज के इनखला की जो उसने जो जो भी डिस्कशन की हैं, इससे एक बात तो ज़रूर साबित होती है कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई किया है। अम, जिस जिस जिससे तासुर ये आता है कि पहले अमेरिका इस इलाके को खुद यहाँ पर बैठ के कंट्रोल करना चाहता था अपनी अफवाज के ज़रिए। अब अमेरिका मजबूर है कि वो इस खित्ते से निकले और इसके इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं, जो नेबर, जो यानी जो हमसाया जो ममालिक हैं, उनके अंदर अपने अड्डे कायम करे जी, और अमेरिकियों की सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी है, वो जो हमसाया ममालिक हैं उनके ज़िम्मे हो। तो ये आपको एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आता है अमेरिका के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर। तो अब जब अमेरिका इस खित्ते से फ़िज़िकल अपनी प्रेजेंस निकाल रहा है, यानी अफ़गानिस्तान से वो निकल रहा है, अगरचे उसने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को छोड़ना नहीं है, यानी कि वो इर्द गिर्द के ममालिक के ऊपर अब जो है वो रिलाई करेगा कि इस वो अमेरिका को इस खित्ते के अंदर जो है वो इस्तेहकाम मुहैया करें। तो एक बात समझने की है कि ये सारी जो अमेरिकी ताकत थी, ये कहाँ गई? जो हमें डराया जाता था कि उसके पास जो डेज़ी कटर बॉम्ब्स हैं और मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स हैं, और उसके जो लड़ाके तैयारे हैं, F-18s हैं, F-15s हैं, F-22s हैं, और उसकी जो अफवाज है उनके पास ऐसा जदीद असलहा है, M4 की कार्बाइन्स हैं, और पता नहीं क्या क्या उनके पास बॉडी आर्मर्स होते हैं, उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनकी जो हमवीज़ हैं, उनके जो M1 एब्राहम टैंक्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, और उनके जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं वो ही इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं। हमारे पास तो, पाकिस्तान के पास तो सिर्फ C-130s हैं, उनके पास तो C-5A गैलेक्सीज हैं और C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं। ये सारी ताकत और ये जो सारा ताकत का नशा है, ये कहाँ गया इन 20 साल के बाद? खाक में मिल गया ना। जबकि सिर्फ एक ग्रोह ने जब इरादा किया कि उसने अमेरिका का मुकाबला करना है डट कर, तो उसने मजबूर कर दिया अमेरिका को कि वो एक पॉइंट के बाद जाके, चाहे कुर्बानियां भी दी उन्होंने बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि अमेरिका अब फिज़िकली इस इलाके से निकलने पर मजबूर है। तो वो वो लोग और वो सियासतदान और वो अमेरिकी डिप्लोमेट्स जो कि पहले अब राय अम्मा हमवार कर रहे होते थे कि अमेरिका के इस इलाके के अंदर जड़ें मुस्तहकम करने के लिए, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए, अब वही ये कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉन क्रिस मर्फी जो अमेरिका का एक सेनेटर है, वो कहता है कि बाइडेन ने बिल्कुल सही फैसला किया है। अफ़गानिस्तान का एक्स एम्बेसडर माइकल मैकिनली, उसने तो इस मौजू के ऊपर फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन के अंदर एक एक मजमून ही लिख डाला है। लॉरेल मिलर जो कि
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में एशिया प्रोग्राम की डायरेक्टर है, जो कि एक थिंक टैंक है। उसने अफ़गानिस्तान से इनखला के को ज़िम्मेदाराना बनाने के लिए चंद पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं। और उसने ये जो आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में लिखा, उसमें वो ये लिखती है कि अगर तो आपने अफ़गानिस्तान से इनखला को ज़िम्मेदाराना बनाना है, तो अम, अपनी अफवाज को निकलने के लिए मई से 6 महीने बाद की आप डेडलाइन लें तालिबान से। और अफवाज को निकालें भी तो इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर अपने बेसेस इस्टेब्लिश करें। ये आर्टिकल याद रहे कि इस साल के जनवरी में लिखा गया था। और जो हमें नज़र आता है कि अमरीकी जो पॉलिसी है, जो बाइडन ने जो हमें अब जो इनखला के हवाले से अमेरिका ने पॉलिसी मुतारिफ की है, उसमें एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो उसको उसको फॉलो किया जा रहा है कि मई के अंदर इनखला शुरू होगा, जो कि सितंबर तक जारी रहेगा। और अगर तो हमें इर्द गिर्द बेसेस मिल जाते हैं तो ज़बरदस्त है। यानी इर्द गिर्द अगर बेसेस मिल जाते हैं तो अफवाज को फिर वहाँ पे ठिकाने लगाया जाएगा, चाहे वो किर्गिस्तान में हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान में हो, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में। जिस तरीके से हमें माजी में बताया जाता था कि अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है और उसकी ताकत इनविंसिबल है, अगर तो हमने उसका साथ ना दिया तो फिर हमारे जो पार्लियामेंट है और ये जो जीएचक्यू है और जितने हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, इन सारों को तोड़ा बोरा के पहाड़ों की तरह कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। और अमेरिका के ये जितने बॉम्ब, जब वो बॉम्बिंग करेगा तो हमारे शहर नहीं बचेंगे। तो आज अमेरिका की जो ताकत है, उसका जो नशा है, वो ज़मीन में जब वो खाक में जब मिल गया है, तो ये सब दावे जो हैं ये झूठ साबित नहीं हुए। इसी तरीके से आज हमसे क्या कहा जा रहा है कि अम, आज अपने आप को अगर हम अमेरिका के मातहत कर देते हैं तो उससे हमें मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। अगर हम इस पूरे इलाके को जोड़ देते हैं, यानी कि भारत और अफ़गानिस्तान से होते हुए मशरक़ी वस्ता की जो मार्केटें और मंडियां हैं, उन तक अगर हम उनको आपस में जोड़ देते हैं तो हम नोटों में हम रेल पेल कर रहे होंगे और इधर बहुत ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हमें हासिल होगा। तो नाज़रीन, ये एक और झूठ है जो हमारे सामने बोला जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका इस पूरे खित्ते के लिए एक डीस्टेबलाइजिंग फोर्स है। जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका इस खित्ते में होगा और उसको मुसलमान नहीं पसंद करेंगे, तो उस रेजिस्टेंस के नतीजे में अफरा तफरी, तबाही, बम धमाके, ये सब चीज़ें फैलेंगी। और ये होता रहा है, हमें नज़र आया है कि किस तरीके से हमने 2001 ऑनवर्ड जो हैं वो मुश्किलात का मुकाबला किया है। और अम, यानी कितने हमने एक डीस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट्स देखे हैं अमेरिका के, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में होने के बल्कि पाकिस्तान में होने के। तो अब अगर तो वाक़ई हमें ये लालच दी जा रही है कि आप इस पूरे खित्ते के लिए एक ट्रेडिंग हब का काम करें, एक किरदार अदा करें, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी अभी की क़यादतों की जगह एक मुखलिस क़यादत हो, तो वो क्या करेगी? क्या एक मुखलिस क़यादत अपनी अफ़वाज को हरकत में लाकर अफ़गानिस्तान को एनेक्स नहीं करेगी? क्या वो अमेरिका को इधर से बेदखल करने के बाद उसको कौन रोकेगा कि वो तुर्कमानिस्तान के जो ऑयल एंड गैस के जो पाइपलाइंस हैं, उनको अपने कब्ज़े में ले ले? या ये कि सेंट्रल एशिया से लेकर पाकिस्तान तक अफ़गानिस्तान से होते हुए एक ऐसी मजबूत रियासत बना दे जिसको इस खित्ते में ना रशिया चैलेंज कर सकता है, ना चाइना चैलेंज कर सकता है, और अमेरिका की तो बात ही ना करें। और लेकिन हम क्यों आज ये बात नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो अब की जो क़यादतें हैं, वो जिस बुनियाद पे सोच रही होती हैं,
वो काफ़ी महदूद किस्म का एक नेशनलिस्टिक नज़रिया है। और ये जो नेशनलिस्टिक जो नज़रिया है, ये ऑटोमेटिकली आपको लिमिट कर देता है, आपकी सोच को लिमिट कर देता है कि ठीक है, भारत को तो शायद हम अपना एक पीयर कंपेटिटर समझ सकते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके मुकाबले में हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते कि जिसकी वजह से उसको गुस्सा आए। हम नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर अम, डंडे के जोर पे बलूचिस्तान को तो दबा सकते हैं, या फाटा को दबा सकते हैं, या ऐसे जो लोग हमारी जो पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें हम उनको उठा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, मार पड़वा सकते हैं। लेकिन ये कि किसी नए इलाके में जाना तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इलाका हमसे नहीं संभल रहा तो हम किसी दूसरे इलाके में कैसे जाएंगे। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये समझने की ज़रूरत है और इनको समझाने की ज़रूरत है कि नेशनलिज्म एक यूनिफाइंग फोर्स नहीं है इस खित्ते के लिए। आप आज नेशनलिज्म की बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कौम को डिवाइड करेगी। अगर कोई यूनिफाइंग फोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के तहत ना सिर्फ ये कि आप इस पूरी इलाके को यूनिफाई कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसी रियासत कायम कर सकते हैं जो कि हर लिहाज से इंडिपेंडेंट हो, ना सिर्फ नज़रियाती बल्कि मुआशी, तजारती और वसाइल के हवाले से भी। तो नाजरीन, अगर तो अफ़गानिस्तान के मसले को भी हमें देखना है तो वो इसी तनाजुर में देखना है कि ये मसला अम, सिर्फ और सिर्फ डिले किया जा सकता है। इसके इसके मामलात को जो है वो अमेरिका के मुताबिक या तो हम चलने दें, और फिर हम जिस जिस तरीके से अम, पिछले 20 साल से हमारी मईशत का सत्यानाश हो गया है। अम, हमारे अवाम जो हैं उन्होंने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, और हम एक सबॉर्डिनेट रोल में फिर रहेंगे, एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, और मातहती के ऊपर जो है वो जितना दुनियावी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बेहतर नहीं है कि आज इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निकला जाए, और हमारे पॉलिसी मेकर्स तक भी इस बात को पहुंचाया जाए कि आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आप इस्लाम को सही तौर पे देखते हैं एक ऑप्शन के तौर पे, तो वो ये ना सिर्फ ये कि एक यूनिफाइंग फोर्स है, बल्कि अ, अ, बल्कि इस सबॉर्डिनेशन की जो ज़िंदगी है, जो कि अभी तो अमेरिका की है और बाद में भारत के तहत भी आपको गुजारनी पड़ेगी, उससे निकलने का एक ज़रिया है। जज़ाकल्लाह खैर।